हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस के बारे में। हम लोगों ने इससे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म किया था। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ज़्यादा कुछ बताना नहीं मुझे, सारे का सारा आपका पहले जैसा ही है, जैसा आप पढ़ते आए हो। मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का बढ़ जाना, सब कुछ वैसा ही होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ ज़्यादा का है नहीं प्रॉब्लम। जब आप बात करते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपका एमीन का बेसिक नेचर। और आप विश्वास मानिए, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। बहुत सारे क्वेश्चंस एमीन के बेसिक नेचर से रिलेटेड बनते हैं। तो उन सारे कॉम्पिटिटिव जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, बेसिक नेचर को लेकर बात करेंगे कि एक्चुअल में एमीन का बेसिक नेचर है क्यों। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, एमीन का बेसिक नेचर क्यों है। तो पहले हम लोग बात करेंगे एलिफेटिक एमीन, और एलिफेटिक एमीन के बाद में फिर हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक एमीन्स के बारे में। ठीक है बात, तो शुरू करता हूँ मैं आपका बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। ठीक, इसमें सबसे पहला जो काम कर रहे हैं हम लोग वो कंपैरिजन कर रहे हैं अमोनिया का, और अमोनिया के साथ में ले लिया मैंने एलिफेटिक एमाइंस। ठीक है, अमोनिया का किसी भी एलिफेटिक एमाइन से हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि अमोनिया और एलिफेटिक एमीन में कौन ज़्यादा बेसिक होगा। एक बात दिमाग में ये रख लीजिए आप लोग कि बेसिक नेचर जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, आपका लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी पर। क्योंकि आप जानते हो लुईस ने बताया था, लुईस ने कहा था कि जो लोन पेयर को जितना आसानी से देगा, लोन पेयर डोनेट करने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ज़्यादा बेसिक होते हैं। और जो जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस के रूप में कार्य करेगा। ठीक है बात। तो एक तरफ है आपका अमोनिया और एक तरफ चल रहा है कोई भी एलिफेटिक एमीन, क्योंकि हम लोग इस समय कंपेरिजन कर रहे हैं अमोनिया का किसी भी एलिफेटिक एमीन से। एरोमेटिक एमीन हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है बात। तो ध्यान दीजिए, अमोनिया है, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये है और मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे एक लोन पेयर। इसके साथ में मैं नॉर्मल एक एमीन यूज़ कर ले रहा हूँ। इस समय ये प्राइमरी है, लेकिन फ़र्क नहीं यहाँ पे इस चीज़ का। नॉर्मल में आप प्राइमरी ले लीजिए, सेकेंडरी ले लीजिए, टर्शियरी ले लीजिए, इस बात का यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है कि आप कौन सा एमाइन यूज़ कर रहे हो, इसका कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग अमोनिया और एलिफेटिक एमीन का। और आप बहुत सिंपल सा लॉजिकली बात है कि इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ज़्यादा बेसिक हो जाएगा आपका एलिफेटिक एमाइन। वजह भी क्लियर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग टैलेंटेड हो, आप लोग कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें लगा हुआ है आर। अमोनिया बेसिक है, मैं मना नहीं कर रहा, अमोनिया बेसिक है, लेकिन अमोनिया की कंपेरिजन में एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं। ज़्यादा बेसिक क्यों हो जाते हैं, एक सिंपल सा लॉजिक है इसका, क्योंकि इसमें क्या है, आर है, आर एल्किल ग्रुप है, और आप जानते हैं एल्किल ग्रुप शोइंग द प्लस आई इफेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पे, प्लस आई इफेक्ट के कारण आर अपने इलेक्ट्रॉनों को पहुँचा देगा किसके पास, नाइट्रोजन के पास, जिससे नाइट्रोजन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और जब नाइट्रोजन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। कोई भी डोनेट तब कर सकता है जब उस पर बहुत सारे हों, ध्यान रखिए इस बात को। कोई भी डोनेट तब करेगा जब उस पर बहुत सारे हों। तो इसका मतलब क्या है, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं कंपेरिजन देन अमोनिया के। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना, एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन एलिफेटिक एमीन। ओके, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अमोनिया को अब मैं हटा देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से डाल दे रहा हूँ मैं, उसके बाद में फिर मैं शुरू करता हूँ। जैसे अमोनी वाला एक ग्रुप ये भी है, आपने इसको देखा होगा, एमाइड कहते हैं इसको हम लोग, आप जानते होंगे। कहने को एमाइड में भी आपका NH2 लगा हुआ है, बट ये बेसिक नेचर का नहीं होता, याद रखना। एमाइड में भी NH2 होता है, बट ये बेसिक नेचर का नहीं है, याद रखें। वजह, उससे लगा हुआ ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन लगा है ये अट्रैक्टिंग है, ये इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पे कमी होगा, कार्बन पे कमी होने के कारण नाइट्रोजन से लेगा, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पे इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को दिमाग में आप लोग।
ठीक है बात, इस चीज़ को आप हटा दीजिए, आगे बात करते हैं इसके। अब आइए आप अमोनिया का जो एलिफेटिक एमीन्स का जो बेसिक नेचर का आप बात कर रहे थे, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। जब आप एलिफेटिक एमीन की बात करते हो तो इसके बेसिक नेचर को समझाने के लिए अलग अलग थ्योरियाँ दी गई, अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए। उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले हम लोगों को पढ़ना होगा, उसके बाद में हम लोग बेसिक नेचर का बात करेंगे। ठीक है बात, तो हम लोग 3 कॉन्सेप्ट पे एलिफेटिक एमीन्स का बेसिक नेचर स्टडी करेंगे। एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा आपका यहाँ पे जो काम करेगा वो काम करेगा आपका स्टीयरिक हिंडरेंस, त्रिविम बाधा कहते हैं उसको, और तीसरा जो काम करेगा वो करेगा सॉल्वेशन इफेक्ट, जल योजन प्रभाव। मैं इन तीनों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात को आप समझ लीजिए। सपोज दैट आप बात कर रहे हो RnH2, जब ये RnH2 H2O में डिसॉल्व किया गया, ध्यान देना इस बात पे, RnH2 को जब H2O में डिसॉल्व किया गया तो आपको पता है कि H2O एक एम्फोटेरिक नेचर रखता है, वो एसिड और बेस दोनों के समान कार्य कर सकता है। यहाँ पर अगर आप लेके आए हो बेस तो ये एसिड के रूप में कार्य कर सकता है। नाइट्रोजन पे अपना लोन पेयर होता है, ये चाहे तो अपना लोन पेयर दे सकता है, चाहे क्या देगा ही देगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ यहाँ पे एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव के रूप में, तो इसका लोन पेयर को जरूरत किसको है, H को। तो ये H को लोन पेयर देता है और यहाँ पे एक बन के तैयार हो जाता है कैटायन। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाता है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्या हो गया, OH माइनस अलग हो गया। ठीक है, OH माइनस आपका अलग हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट की आपसे बात करूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन आप लोग लगाते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करूँ तो K किसके इक्वल होगा, K इक्वल होगा इसके। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखें, कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी सीधा सा तात्पर्य है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट में यहाँ पे Kb लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये बेस के लिए आप प्रयोग कर रहे हो। वहाँ पे हम लोगों ने Ka लिखा था जब आपने एसिड का बात किया था, यहाँ बेस का बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ Kb यहाँ पे। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे Kv लिखा हुआ है, तो Kv के अकॉर्डिंग हम लोग काम करें तो Kv इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एमीन का कंसंट्रेशन और Kv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैटायन का। यानी सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब एमीन का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा Kp का मान बढ़ जाएगा, एमीन का कंसंट्रेशन कम हो रहा होगा Kb का मान आपका बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है बात। दूसरी बात, Kv के साथ एक वर्ड और चलता है Pkb, और आप जानते हैं Pkb जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, Kb का। दो बातें याद रखना, अगर बेसिक नेचर इंक्रीज हुआ, ध्यान दीजिए इस बात पे, आप नोट करते चलना, यदि बेसिक नेचर आपका इंक्रीज हो रहा है तो Pkb डिक्रीज हो जाएगा, Kb का मान इंक्रीज हो जाएगा। यानी अगर Kb बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है, लेकिन Pkb बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर कम हो जाता है। याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे आया था, जो जितना अच्छा एसिड उसका Pk उतना ही कम, इसी प्रकार जो जितना अच्छा बेस होगा उसका Pkb भी उतना ही कम होगा। ठीक है बात, इसको आप याद रखना। अब मैं एक एक करके सारे इफेक्ट शुरू करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बेसिक नेचर को किस प्रकार से निकाला जाए। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो बेसिक नेचर मैं लेके आया हूँ वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका पहले से पढ़ा हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बात। अब इंडक्टिव इफेक्ट लाने के लिए पहले मैं तीनों प्रकार के एमीन ले लूँ। एक तो मेरे पास में प्राइमरी एमीन आ गया, एक मैं ले रहा हूँ आपका सेकेंडरी एमीन, और एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे टर्शियरी एमीन। तीनों टाइप के एमीन, क्योंकि आपको इन्हीं का कंपैरिजन करना है। मैं एरोमेटिक की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए आप लोग, मैंने अभी एरोमेटिक का कोई बात नहीं किया है, मैं केवल एलिफेटिक का बात कर रहा हूँ इस समय आपसे। ठीक है, अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि माइनस आई दिखाने वाले ग्रुप डेंसिटी को कम कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो बहुत पहले से बताता चला रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, नाइट्रोजन पे डेंसिटी को बढ़ाएगा,
नाइट्रोजन पे डेंसिटी को बढ़ा रहा है। कंपेरिजन में एक और ले लो चाहो तो आप यहाँ पे NH3 भी ले लो, ठीक है। तो डेंसिटी को बढ़ाएगा तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसलिए इसकी कंपेरिजन में इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे तो दो दो एल्किल समूह आ गए। जब दो दो एल्किल समूह आ गए तो पहले की कंपेरिजन में तो ये और ज़बरदस्त बेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गया। टर्शरी वाले के केस में तो ये और ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया टर्शरी वाले केस में? क्योंकि आप देखिए, ध्यान दीजिए, 3-3 एल्किल ग्रुप लगे हैं, और 3-3 एल्किल ग्रुप तो भैया पूछो मत कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचा देंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब पहुंच जाएंगे तो सिंपल सी बात है, डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात करूं, ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्राइमरी वाले का बेसिक नेचर गलत हो गया ये, प्राइमरी वाले का बेसिक नेचर सबसे कम, सेकेंडरी वाले का उससे ज़्यादा, टर्शरी वाले का उससे ज़्यादा। यानी प्राइमरी की कंपेरिजन में सेकेंडरी और सेकेंडरी की कंपेरिजन में टर्शरी होगा किसके प्रभाव में? इंडक्टिव इफेक्ट के प्रभाव में। ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंडक्टिव इफेक्ट पूछा भी जाता है, एक चीज़ और भी पूछी जाती है कभी कभी, वो इंडक्टिव इफेक्ट ना बोल के अगर आपसे ये कहते बताइए कि अगर एमीन गैसेस कंडीशन में है, तो ध्यान रखिएगा उसने गैसेस कंडीशन बोला है तो भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट ही कार्य करता है। हालांकि एक्वा सोल्यूशन में भी कार्य करता है, लेकिन गैसेस में तो 100% कार्य करेगा, क्योंकि एक्वस में तो सॉल्यूशन भी काम कर जाता है। लेकिन अगर गैसेस बोला हुआ है उसने, तो आप तय मानिए गैसेस में सबसे ज़्यादा टर्शरी एमीन ही होगा, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव वहाँ पर ज़बरदस्त कार्य करता है, ठीक है। अब मैं लाता हूँ दूसरा प्रभाव, ठीक है, और दूसरा प्रभाव मैं ला रहा हूँ मैं स्टीयरिक हिंडरेंस, ठीक है, त्रिविम बाधा कहते हैं। अब त्रिविम बाधा के आधार पे क्या होने वाला है इस चीज़ को समझो। त्रिविम बाधा होता क्या है पहले आप इस बात को समझ लो। सपोज दैट मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, सपोज दैट मान लीजिए आप, ठीक है बेटा, ज़्यादा दिल पे मत लेना इस चीज़ को। सपोज दैट मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ और आप मेरे स्टूडेंट हो, तो आपका मन कर रहा है चलो यार विनय सर से मिल के आते हैं। लेकिन तो अगर मैं क्या प्रधानमंत्री होऊंगा तो क्या आपको ऐसी सड़क किनारे मिल जाऊंगा? मेरे चारों तरफ दुनिया भर के सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, पता नहीं क्या क्या जेट सिक्योरिटी लगी होगी, वो आपको मुझसे मिलने नहीं देगा। क्यों? उन्होंने मेरे चारों ओर घेरा बना रखा है। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आपको बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ेगा, पता नहीं पार कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं हम लोग त्रिविम बाधा। जो बीच वाले को घेर रखा है समझे, इस कारण क्या होता है, वो बीच वाला बेचारा नॉर्मली किसी के संपर्क में नहीं आ सकता, नॉर्मली किसी से बात नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये आया प्राइमरी एमीन लोन पेयर रखे हुए अपने पास में, ये आया सेकेंडरी एमीन लोन पेयर रखे हुए अपने पास में, और ये आ गया भैया आपका टर्शरी एमीन लोन पेयर अपने पास में रखे हुए। अब क्या हुआ, ये लोन पेयर देना चाहता है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर रहा है, लेकिन बहुत कम काम कर रहा है, क्योंकि ओनली 1 एल्किल ग्रुप आर प्रेजेंट। लो भैया इतनी सी जगह घेर ली, दे देगा। यहाँ पर क्या हुआ, 2-2 आ गए आपके एक साथ, तो नाइट्रोजन और ज़्यादा कवर हो गया। अब दे तो देगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं दे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, त्रिविम बाधा लगातार क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। इस पे तो भैया पूछो ही मत, इसको तो कोई खाली छोड़ेगा ही नहीं, सब तरफ से घेर लिया बेचारे को। अब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से दे नहीं पाएगा। ये बात सही है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़बरदस्त हो गई है, बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी बेचारा अपने इलेक्ट्रॉनों को दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि तीनों तरफ से लगे हुए जो आपके एल्किल ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉनों को इतनी आसानी से देने नहीं देंगे। यानी अगर आप स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन हुआ, प्राइमरी वाला, उसके बाद सेकेंडरी वाला, उसके बाद टर्शरी वाला। एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। देखिए क्रम जस्ट अपोजिट हो चुका है। स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग टर्शरी वाले की बेसिक नेचर सबसे कम है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के अंतर्गत टर्शरी वाले का बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है बात। अब आया आपका तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लीजिए आप। तीसरा इफेक्ट जो है उसे नाम दे दिया मैंने सॉल्वेशन इफेक्ट, विलायकन प्रभाव कहते हैं इसको। अब ये विलायकन प्रभाव क्या है, सॉल्वेशन क्या है, इस चीज़ को आप समझो। जब आपका सॉल्वेशन वर्ड प्रयोग किया गया इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन बनने वाला है। आप इसको वाटर में लेके जा रहे हो, ध्यान देना इस चीज़ पे, आप इसको वाटर में लेके जा रहे हो और आप जानते हो ये क्या करेगा,
एक H को तुरंत लेगा और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इसका काम है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, जो प्राइमरी वाला होगा, तो प्राइमरी वाला जो आपका मैं बता दे रहा हूँ NH2 था, इसके पास में जब H आया तो इसके पास में H को लेकर इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया ये तो बनाया, यही तो बनाएगा प्राइमरी वाला। अब सेकेंडरी वाला होगा तो क्या बनाएगा, उस पर दो तरफ तो बेचारे पे R लगे हैं, एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ H लगा दिया, ये सेकेंडरी वाला बनाएगा। और टर्शियरी वाला होगा तो क्या बनाएगा, उस पर तो बेचारे पे तीन तरफ से R लगे हैं, एक H लगाएगी, ये बनाएगा। वाटर में पहुंचने के बाद अब क्या होता है, हर कोई ये चाहता है कि मैं कैसे भी करके स्थायी बन के रहूं, स्टेबल बन के रहूं। और स्टेबल कोई कब हो सकता है, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करे। क्यों, मैंने पहले ही बताया कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती हैं तो ऊर्जाओं के उत्सर्जन हो जाते हैं। ठीक है ना जितिन, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऊर्जाओं के उत्सर्जन हो जाएंगे, ऊर्जाओं के उत्सर्जन हो जाएंगे तो वो स्थायी बन के प्रकृति में रह पाएगा। ऊर्जाओं के उत्सर्जन हो जाएंगे और ऊर्जाओं के उत्सर्जन हो जाने के बाद वो आराम से स्थायी होकर रह पाएगा। अब ये देखना है कि वाटर में सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग करेगा कौन, प्राइमरी वाला। जब तीन तीन हाइड्रोजन अटैच है, यानी तीन जगह पर आकर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। जितना ज़्यादा एसोसिएशन होगा, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगा, भले ही वो वैसा बॉन्डिंग ना सही, लेकिन बॉन्डिंग तो है यार, अट्रैक्शन तो है ही ना। उस बॉन्डिंग के कारण एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो वो स्टेबल रूप में रह पाएगा। यानी सबसे ज़्यादा तैयार कौन है बॉन्डिंग के लिए, ये। इसका मतलब सबसे जल्दी H को एक्सेप्ट कौन करेगा, ये। और जो H को एक्सेप्ट कर रहा है, ये लोन पे जल्दी दे रहा है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। यानी सॉल्वेशन इफेक्ट के अंतर्गत भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी। प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। एक H को लेने के बाद इस प्रकार का धनायन बनाता है जो तीन तीन जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। जो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता चला जाता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती चली जाती है और वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी चाहता है कैसे भी करके, यार मेरे पास में H आ जाए, मैं अपने इलेक्ट्रॉन किसी को पकड़ा दूँ। इसलिए प्राइमरी एमिन तुरंत वाटर मॉलिक्यूल को अपने H पहुंचा देता है और क्या करता है, इस तरह के कैटायन बनाता है। कैटायन बनाने के बाद वो तुरंत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, ताकि मैं कैसा हो जाऊँ, स्थायी। ये लोग बेचारे धीरे धीरे जाते हैं, करते तो ये भी हैं, लेकिन इस पर बेचारे पे एक H टर्शियरी वाले पे कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा यार, और कितना एनर्जी रिलीज करेगा। बच्चे की जान लोगे क्या, क्या करोगे, अच्छा बताओ। ठीक है बात। तो ये तीन इफेक्ट साहब आपके सामने, और इन तीनों इफेक्ट की वजह से क्या हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि तीनों का भैया अपना अपना मत था, तीनों बेचारों ने अपना अपना मत दे दिया जो भी था। अब एक्चुअल में क्या आया ये पता चला हमको प्रैक्टिकल करने के बाद कि वास्तव में सही थ्योरी क्या है। तो आपको दो प्रकार के वो याद रखने हैं, कहना चाहिए कंपाउंड, जिसमें बहुत पूछा जाता है, इसलिए दो प्रकार के कंपाउंड्स को मुख्य रूप से तैयार रखें। कौन कौन से दो प्रकार के, देखिए। अगर यही केस होता मेथिल के संदर्भ में, यानी मेथिल एमीन प्राइमरी वाला, मेथिल एमीन सेकेंडरी वाला, मेथिल एमीन टर्शियरी वाला, ध्यान देना। तो इस केस में जो क्रम बनेगा बेसिक नेचर का, सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी वाला सबसे ज़्यादा, प्राइमरी वाला उससे कम, टर्शियरी वाला सबसे कम, यानी 213। ठीक। और अगर इसकी जगह आप एथिल का यूज़ कर लें, C2H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5 का होल थ्राइस N, तो इस केस में क्या होता है, सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी के बाद में टर्शियरी आ जाता है, टर्शियरी के बाद में प्राइमरी, यानी 231। बड़े के लिए बड़ा संख्या, छोटे के लिए छोटा संख्या, पहला तो सेम है, बाद वाली संख्या याद रखनी है। अब देखो कंडीशन क्या है, आपसे कोई पूछे कि एथिल के केस में टर्शियरी वाले की बेसिक नेचर प्राइमरी वाले से ज़्यादा क्यों, तो आप कौन सा लॉजिक बताओगे। अगर आपसे कोई ये कह दे कि एथिल के केस में टर्शियरी वाले का बेसिक नेचर प्राइमरी वाले से, सेकेंडरी वाला ज़्यादा, उसको जाने दो, टर्शियरी वाले का बेसिक नेचर प्राइमरी वाले से ज़्यादा क्यों, बोले साहब इंडक्टिव इफेक्ट ज़बरदस्त काम कर रहा है। मतलब आंसर को अपने हिसाब से देना पड़ेगा। मेरा घर कहाँ है, बोले तेरे घर के सामने, हो तेरे घर कहाँ है, बोले मेरे घर के सामने, दोनों का घर कहाँ है, बोले आमने सामने। मतलब आंसर को अपने हिसाब से, अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला बताओ भाई प्राइमरी वाले की ज़्यादा क्यों, भाई साहब सॉल्वेशन इफेक्ट कार्य कर रहा है।
भाई साहब स्टीयरिंग हिंड्रेंस काम कर रहा है, मतलब आंसर अपने हिसाब से थी। ये 2 क्रम याद रखना बेटा, बहुत पूछे याद से। अब ये मत पूछना मुझसे ये क्रम कैसे बन गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। हाँ, लेकिन अगर वो आपसे ये कहते बताओ गैसियस कंडीशन है तो इंडक्टिव इफेक्ट ही कार्य करेगा, कोई दो राय नहीं है। ठीक है बात। तो इफेक्ट अगर बोल रहा है तो कंडीशन अलग है, लेकिन इफेक्ट नहीं बोले हैं तो ये क्रम ध्यान रखना आप लोग। एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी में पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन और देख लीजिए आप उसका। ठीक है, कैसे करेंगे उसको, इसको समझने की कोशिश करो आप लोग। तो क्वेश्चन है ये, मान लीजिए आपके पास में 2-3 प्रकार के एमीन आ गए। एक आ गया CH3NH2 आ गया, ओके, एक आ गया CH3 का होल ट्वाइस NH आ गया, एक आ गया CH3CONH2 आ गया, एक आ गया आपका और ले लीजिए आप वो तो मतलब आप एरोमेटिक मतलब अभी, और मान लीजिए इसकी जगह कुछ और ले लिया आप लोगों ने, चलो अमोनिया ही ले रहे हैं हम लोग। अब आपसे कोई कहे बताओ भाई हम बेसिक नेचर या Kb की वैल्यू बताओ, Kb का वैल्यू, तो आप जानते हो जिसका बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा उसका Kb सबसे कम होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि Kb के सीक्वेंस में कभी कभी पूछा गया है, तो जिसका जिस बेसिक नेचर ज़्यादा होगा उसका Kb कम, तो आप बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग बना लीजिए। Kb फिर भी हम लोग बाद में देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? B से कम कौन है? A के बाद में कौन आ जाएगा? D, कोई अट्रैक्टिंग नहीं है। उसके बाद में कौन आ जाएगा? C, काम खत्म। ये बन गया क्रम बेसिक नेचर। और Pkb बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा Pkb किसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा। उल्टा कर दीजिए क्रम, इतना सा खेल है। ठीक है, तो ये है बेटा एलिफैटिक एमीन्स का बेसिक नेचर। इस तरीके के क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, प्लीज़ 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 उनको कंप्लीट करें, और कंप्लीट करके किसी में कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, अब मैं आपसे बात करूंगा, वो करूंगा एरोमेटिक एमीन्स के बेसिक नेचर के बारे में, कि एरोमेटिक एमीन किस प्रकार से बेसिक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप इसको कंप्लीट कीजिए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कीजिए आप लोग। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।